गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समाज विज्ञान पाठ 4 में मध्यकालीन साहित्य के बारे में बताऊंगा। उत्तर भारत में मध्य युग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में 2 महान ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पहला सोमदेव का कथा सरित सागर, दूसरा कल्हाड़ का राय तरंगड़ी। इनमें राय तरंगड़ी कश्मीर के इतिहास को आलेखित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अरबी लोगों के आने के बाद भारत में इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई। ये भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि राज तरंगड़ी की रचना की किसने किया? कल्हड़ ने। भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? राज तरंगड़ी। सही अर्थ में यह भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण रचना जयदेव का गीत गोविंद है। गीत गोविंद की रचना किसने किया? जयदेव ने किया, जिसकी गणना संस्कृत के सुंदरतम काव्य ग्रंथों में होता है। इस समय अपभ्रंश हुई भाषा में से, अपभ्रंश मतलब जो बिगड़ी हुई टूटी फूटी भाषाएं होती उनमें से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ। कवि चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने किया? चंद्रवरदाई ने किया, जिसमें पृथ्वीराज रासो चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया है। इस समय की रचना से हिंदी साहित्य जगत में वीर गाथा युग का प्रारंभ हुआ। इस समय दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की अधिक अनुपात में रचना हुई, जिसमें शंकराचार्य का भाष्य मुख्य है। इस समय में द्रविड़ कुल की भाषाओं का विशेष विकास हुआ। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव होने से कवि पंपा ने आज पुराण की रचना की। 16वें तीर्थकर के जीवन चरित्र पर चित्रण शांति पुराण में कवि पोन्ना ने किया। इसके अलावा रन्ना ने अजित नाथ पुराण नामक कृति की रचना की। इसमें कवि कंबल ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किया। पंपा, पोन्ना और रन्ना को प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी कहा जाता है। भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्यिक कृतियों की रचना दिल्ली सल्तनत काल में तीव्र गति से हुई। भारत के 2 स्वरूप ब्रज और खड़ी बोली का भी साहित्यिक रचनाओं में विनियोग होने लगा था। ब्रज, जो दिल्ली के आसपास बोली जाने, मथुरा के आसपास जो भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में अपना सभी काव्य ग्रंथों को लिखा है। इन दोनों भाषा अनेक भक्त गीत लिखे गए। हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में वीर गाथाएं लिखी गई। आल्हा, उदर और विसल देव रासो इस समय की प्रसिद्ध वीर गाथाएं हैं। इसके अलावा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी साहित्यिक रचना आरंभ हुआ। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ चंदायन अवधी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जबकि प्राचीन ग्रंथों के भाष्य अभी भी संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा है, क्योंकि फारसी ये विदेशी भाषा है। फारस की खाड़ी, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये सब जो देश हैं वहाँ फारसी भाषा बोली जाती थी। वहाँ से जब मुसलमान आए भारत में तो इस भाषा को, फारसी भाषा को लेकर आए थे। बाद में हिंदी और फारसी से मिश्रण से जो भाषा बनी वो उर्दू कहलाई। तो उर्दू भाषा जो थी ये बाद में दिल्ली के आसपास अभी आज भी बोली जाती है। उनके साहित्य के प्रभाव से अनेक शब्दों का समावेश भारतीय भाषाओं में हुआ। इस युग में कई इतिहासकार हुए। जियाउद्दीन बर्नी ने
तारीख ए फिरोज शाही की रचना किया। इसमें खिलजी और तुगलक वंश के राज्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। उनमें राजनैतिक सिद्धांतों पर फतवा ए जहादरी नामक ग्रंथ लिखा। अमीर खुसरो इस समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते थे। वे एक कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी संत और संगीतकार थे। सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया उसके गुरु थे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आशिका नूर, सिपहर और किरातुल सदायन का समावेश इनकी मुख्य रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की जो है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की भी रचना किया। उन्हें अपने आप पर भारतीय होने का गर्व था, इसलिए भारत को पृथ्वी का स्वर्ग मानते थे। और वो भारत में जो दिल्ली के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको उन्होंने हिंदवी नाम दिया। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों और ज्ञान विज्ञान की खूब भरपूर प्रशंसा किया। वे दृढ़ रूप से मानते थे कि हिंदू धर्म का सार तत्व कई तरह इस्लाम के साथ मिलता जुलता है। वे दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हिंदी भी कहते थे और उसे अपनी मातृभाषा मानते थे। मातृभाषा क्या होती है? बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो जिस भाषा में बोलना चालू करता है वो उसकी मातृभाषा होती है। इस समय भाषा में उन्होंने कई कविताएं लिखी। उन्होंने हिंदी और फारसी को मिलाकर द्विभाषी चौपाई और दोहे भी लिखे हैं। उनके द्वारा शुरू की गई यह स्वस्थ परंपरा उसके बाद भी सदियों तक चलती रही। प्रादेशिक भाषाओं और उसके साहित्य की प्रादेशिक शासकों ने प्रोत्साहन दिया। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, बंगाल में बंगाली भाषा, इस तरह विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी ग्रंथ लिखे गए। उसमें भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा की मुख्य बोलियां थी। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से सदुकड़ी लोक बोली में हैं। उन्होंने गामड़िया भाषा में, टूटी फूटी भाषाओं में उन्होंने जो काव्य लिखा है। उन्होंने दोहे लोक साहित्य के अंग बने हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा है। इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। इस युग में अवधी भाषा के दूसरे कवि भी हुए हैं। इस युग में हिंदी और अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य सर्जन हुआ। बंगाल के सुल्तानों के आश्रय में रह करके कृतिवास ने बंगाली भाषा में रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना किया। बंगाल में संत चैतन्य से भक्त गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई। नरसिंह मेहता ने गुजराती में और नामदेव तथा एकनाथ ने मराठी में भक्त गीतों की रचना की। जलालुद्दीन के आश्रय में कश्मीर में महाभारत और रातरंगड़ी जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत का विकास होता रहा। फिर भी यह युग तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण काल है। विजयनगर महान सम्राट कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने आमुक्त मालेदा ग्रंथ की रचना किया। मुगल शासन के दौरान वास्तुकला और अन्य कलाओं के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। प्रथम मुगल बादशाह बाबर जो था वो तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नाम से आत्मकथा लिखी, जिसका फारसी में बाबर नामा नाम से अनुवाद हुआ। हुमायूं की बहन गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। औरंगजेब भी सिद्धहस्त लेखक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी एक उर्दू कवि था। तुलसीदास और सूरदास इस युग में हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। कवि केशव ने प्रेम और विरह के विषय पर साहित्य लिखा। रहीम के दोहे देश की कई भाषा में आज भी प्रसिद्ध हैं। इस समय फारसी भाषा में भी अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी गई। अबुल फजल ने आयन अकबरी और अकबरनामा लिखा। आयन अकबरी में भारतीय रीति रिवाजों, शिष्टाचार, मार्गदर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में
यह ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान है। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भागवत गीता और पंचतत्व जैसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना उर्दू भाषा का जन्म है। यह नई भाषा साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध ऐसी अन्य आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में आ गई है। इस भाषा में वली, मीर, नजीर, अकबराबादी, असुल्ला खान, गालिब जैसे महान कवि हुए हैं। 8वीं सदी में उर्दू गद्य का भी विकास हुआ। संस्कृत के अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद होने लगा। इसके अलावा उर्दू में अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें मोहम्मद हुसैन आजाद का दरबार अकबरी महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो विद्या